नमस्कार मित्रों, मुझे आशा है कि आप बेहतर होंगे। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य बड़े पैमाने पर आर्थिक रूपांतरण देखने को मिला, क्योंकि इस समयावधि के दौरान नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो चुका था। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कृषि और विशेष करके विनिर्माण क्षेत्रों में किया गया। परिणाम ये हुआ कि नई नई बाज़ार की तलाश और व्यापार की ज़रूरत पड़ी, और इस तरीके से बाज़ार और व्यापार में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और यह परिवर्तन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थे, अपितु इसका प्रभाव विश्व पटल पर था। हालांकि सामंती अर्थव्यवस्था और समाज को प्रतिस्थापित कर एक नवीन अर्थव्यवस्था उसका स्थान लेने लगा था। साथ ही साथ अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को बड़ी तेज़ी से निगल रहा था, और इस नवीन अर्थव्यवस्था का नाम था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आशय है किसी संपत्ति पे निजी स्वामित्व का होना। साथ ही साथ इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ और प्रतियोगिता जैसी चीज़ों का जन्म बड़े पैमाने पर होता है, और यह सब कुछ हो रहा था यूरोप में। यूरोप में यह महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका अर्थ यह नहीं था कि उनका संबंध, व्यापारिक संबंध, पहले मौजूदा संस्कृतियों या देशों के साथ नहीं था। उदाहरण के तौर पे ग्रीक, जो वर्तमान में यूनान के नाम से जाना जाता है, रोम जो इटली के साथ जो क्रिश्चियन युग था, और क्रिश्चियन युग के पूर्व और पश्चात से व्यापारिक संबंध देखे गए हैं। इसी क्रम में अगर हम कहें तो चीन और एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। एक व्यक्ति है जिसे आप पहले से अवगत होंगे, मार्को पोलो। मार्को पोलो, जिसका काल 1254 से 1324 ईस्वी के का रहा है, जिसने चीन की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत बेहतर ढंग से यहाँ के बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों को उसमें उल्लिखित किया। और यह उल्लिखित कहानियाँ यूरोपियों के मन में जो पूरब आने की लालसा थी, उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि की। जब तक यूरोपीय शक्तियों के द्वारा नई मार्गों और विकल्पों की खोज नहीं की गई थी, उस दौरान इटली में लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। रीजन ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार जो होता था वो स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया जाता था। एक मार्ग से होते हुए जो पूर्वी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक और तुर्की लाया जाता था। वहाँ से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोआ और वेनिस, जो इटली में जगह है, तो वेनिस पहुँचाया जाता था, और एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, क्योंकि स्वेज नहर का निर्माण बाद में हुआ 1869 के करीब में। तो अलेक्जेंड्रिया के भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा जाता था। इसी क्रम में अगर इटली में 16वीं शताब्दी के दौरान हुए एक बदलाव को अगर देखें तो रेनेसा का टाइम था। रेनेसा यानी पुनर्जागरण का। इस पुनर्जागरण ने इटली में एक नवीन मध्यम वर्ग का जन्म दिया।
यह इस नवीन मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी और बैंकर शामिल थे। इस वर्ग ने पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों को प्राथमिकता दी। वो इन चीज़ों से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। अब चूँकि इन लोगों में भोग विलास और उपभोक्तावादी संस्कृतियों का प्रचलन बढ़ गया और इन सभी आवश्यक वस्तुओं का जो निर्यात था वो इटली कर रहा था और इसलिए इटली जो है दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया और इटली के द्वारा जो ये मार्ग थे इस पर एकाधिकार प्राप्त था। साथ ही साथ अन्य जो यूरोपीय देश थे जो यूरोप से पूर्व की ओर जाना चाहते थे व्यापार के लिए, तो इन जो एकाधिकार था इटली का, इन एकाधिकारों को तोड़ना चाहते थे और इसलिए वो जो थे नए नवीन वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए हमेशा प्रयास करते थे। और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली जो शासक उनका अभ्युदय हुआ और इनके द्वारा भौगोलिक खोजों को बहुत बड़े पैमाने पर जो है बढ़ावा दिया गया और साथ ही साथ कुछ ज़रूरतों के हिसाब से इनकी जो वित्तीय मदद थी उन्हें भी इनके द्वारा की गई। तो इस तरीके से पुर्तगाल एवं स्पेन जैसे देशों जो थे इस तरीके के प्रवृत्ति में आगे थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग का विकास हो चुका था, मुद्रण का विकास हो चुका था, बड़े पैमाने पर नक्शा बनाने का कार्य जो है किया जा चुका था। साथ ही साथ कपास और खगोलिकी प्रेक्षणशाला, बारूद जैसी कई सारी जो प्रौद्योगिकी उपलब्धियां थी वो इस समय बहुत सक्रियता से आगे बढ़ रही थी। तो पूरे ओवरऑल एक देखें तो पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में कम निवेश से ज़्यादा लाभ, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति और विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रचार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था यानी जो सामंतवाद था उसके स्थान पर पूंजीवाद का स्थापित होना, इन तमाम कारणों ने भारत की ओर यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया और इस तरीके से भारत आगमन में इन लोगों की रुचि जगी और इसी को एक बहुत ही मतलब हम ये कह लें कि उपरोक्त तमाम कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का औपनिवेशिकरण के दौर का सूत्रपात किया और यहीं से उनकी नींव मजबूत होनी शुरू हो गई। तो मित्रों, कैसा लगा ये भूमिका? मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियों के आगमन की भूमिका को बड़े ही सहज और कम शब्दों में जो है समराइज करने की पूरी प्रयास की है। तो आपको कैसी लगी? और ये हमने स्रोत के रूप में राजीव अहिर सर के जो बुक आता है आधुनिक भारत का इतिहास, तो उस बुक को हमने फॉलो किया है और आगे इसी तरीके से हम कड़ी कड़ी में आपके सामने इस संपूर्ण आधुनिक भारतीयों को अपने अंदाज में बिल्कुल अपने तरीके से आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप प्रतीक्षा कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। इसके लिए कम से कम इस मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।